इतना ट्रेवल किया, 1 सेकंड में इतना ट्रेवल किया, ठीक है। तो कितना इसका तरंग हो गया कंप्लीट? एक तरंग यहाँ से यहाँ कंप्लीट, एक तरंग यहाँ से, तो एक तरंग यहाँ से, और ये हाफ, 3.5, हाँ या नहीं? 3.5 तरंग कंप्लीट किया कितना सेकंड में? 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में कुल तरंगों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? आवृत्ति। इसका आवृत्ति हो गया 3.5। समझ में आया? एक सेकंड में कुल तरंगों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति। और आवृत्ति हमेशा पूरा में रहता है। मान लो ऐसा हुआ, बताओ आवृत्ति कितना हो गया? 3। क्योंकि 1 सेकंड में कितना तरंग कंप्लीट हुआ है? और एक तरंग की कुल दूरी, सुनना, एक तरंग की कुल दूरी क्या कहलाता है? तरंग। क्या कहलाता है? जब हम लोग का एसी आता है, जब विद्युत आता है, ये विद्युत 2 तरह का होता है। तुम लोग पढ़ाए थे एसी और डीसी, पढ़ाए थे ना? एसी कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी था दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट। बोले थे ऐसी ऐसी होती है, बोले थे ना? और डीसी ऐसी होती है। डीसी में सिर्फ प्लस वाला रहता है, माइनस वाला नहीं। लेकिन एसी में प्लस माइनस दोनों वाला रहता था ना? सुना ध्यान से क्या बोल रहे हैं। ये हो गया तरंग है, ठीक है। एसी का आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। एसी का आवृत्ति कितना है? 50 हर्ट्ज। इसका मतलब हम ये समझे कि एसी 1 सेकंड में कितना तरंग बनाती है? 50 तरंग। कितना बनाती है? 50 प्लस 50 मतलब 100 तो टोटल हो गया ना। लेकिन तरंग कितना बनाया? 50। तरंग कब होगा? एक तरंग जब यहाँ से यहाँ, एक प्लस और एक माइनस जब कंप्लीट करता है तब उसको कहते हैं तरंग। समझ में आ रहा है? तो ध्यान दोनों गौर से देखो थोड़ा। इस केस में जब देखते हैं तो आवृत्ति कितना मिलता है हमको? 2, हाँ या नहीं? देखो यहाँ से यहाँ 2 मिला कि नहीं? इस केस में आवृत्ति कितना मिला? इस केस में तरंग धैर्य देखो, यहाँ से यहाँ, इसमें यहाँ, कौन बड़ा लग रहा है? ई वाला नहीं वाला? नीचे वाला। तो यहाँ देखिए कि तरंग धैर्य यदि ज्यादा रहता है तो आवृत्ति क्या होता है? समझ में आ रहा है? और तरंग धैर्य यदि कम हो गया तो आवृत्ति क्या हो गया? ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना? कैसे? तरंग धैर्य और आवृत्ति दोनों के बीच रिलेशन होता है। सुनना, यदि तुमको और सीबीएसई जो पढ़ता है उसको काम देगा। और तुम लोग भी सुन लो कि तरंग धैर्य और आवृत्ति के बीच में आखिर क्या संबंध होता है। इस तरह बल और त्वरण के बीच संबंध होता है ना, बराबर है में फॉर्मूला होता है कि उसी तरह तरंग धैर्य और आवृत्ति के बीच में भी फॉर्मूला होता है। ठीक है? क्या क्या? तरंग धैर्य और आवृत्ति के बीच में भी फॉर्मूला होता है। कैसे? मान लो तरंग धैर्य दे दिया है, बोला आवृत्ति निकालो, कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो उस तरह का भी क्वेश्चन यदि आ गया तो तुम लोग सॉल्व कर सकता है। ऊर्जा का फॉर्मूला होता है E बराबर h म्यू E h c बटे लैम्डा। तो तुम ये दोनों कंपेयर, V इक्वल टू क्या आ गया? ये V c लैम्डा। इसको V नहीं पढ़ते हैं, म्यू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? म्यू। यदि दिक्कत हो रहा है इसको F भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? F क्या है? आवृत्ति। लैम्डा क्या है? तरंग। C क्या है? प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल सबको पता है, हाँ या नहीं? नहीं पता है? कितना होता है प्रकाश की चाल? प्रकाश कितना स्पीड चलता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है? तो यदि आवृत्ति निकालना है तो C बटे लैम्डा कर दो। तरंग धैर्य का मान दिया रहेगा, आवृत्ति निकल जाएगा, हाँ या नहीं? जैसे क्वेश्चन है 400 नैनोमीटर तरंग धैर्य वाले
तरंग की आवृत्ति ज्ञात करें। आवृत्ति ज्ञात करें। सुनना, 400 नैनोमीटर क्या है? तरंग दैर्घ्य को किससे लिखते हैं? अभी तुरंत ही लिखे थे। तरंग दैर्घ्य किससे लिखते हैं? कितना है? क्या नैनोमीटर समझ में आता है? क्या होता है? 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर होता है। ठीक है, 1 नैनोमीटर कितना होता है? 1 किलोमीटर कितना मीटर के बराबर होता है? 1000 10⁻³ हाँ या नहीं? तो उसी तरह 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 तो लैम्डा बराबर बोलो 400 गुना 10⁻⁹ मीटर। कोई दिक्कत? सी का मान बोलो। क्या निकालना? एफ ना, आवृत्ति निकालना है ना। एफ बराबर सी बटे, एकदम आसान फॉर्मूला है। 400 गुना 10⁻, इसको सॉल्व कर देना, ये आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी को किसमें लिखते हैं? हर्ट्ज। पढ़ा होगा ना 9th क्लास में, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में लिखते हैं। बता रहा इसका पूरा। अभिलंब, ये क्या है? अभिलंब हमेशा सतह के लंबवत होता है। हमेशा सतह के लंबवत। ये हो गया अभिलंब। क्या हो गया? अभिलंब। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, सुनना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश की किरण को हम तुम लोग को बताए थे कि सघन से विरल में भेजते। किसमें? सघन से। ठीक है, देखो ध्यान से। सघन से गया, किसमें जाएगा? ये पढ़ा हुआ बताएगा कि अभिलंब की ओर जाता है, अभिलंब से दूर जाता है। अभिलंब की गलत, सब गलत। एक भेड़ जिधर जाता है उधर सब से जाता है। जब प्रकाश किरण सघन से विरल में नहीं है तो कॉपी में देखो क्या लिखा है। अभिलंब की ओर बोल दूर दूर, अवली तो होबे करे। एक तो अभिलंब की ओर, दूसरा दूर होगा। अभिलंब से सुनो, हल्ला नहीं करेगा। अभिलंब से दूर जाता है, क्या होता है? दूर गया कि नहीं? ये कौन आई होता था? पता था ना? ये कौन? क्या हुआ? लड़ाई क्या कहती है? यहाँ देखो देखो। अब क्या किया हम? थोड़ा एंगल और ज्यादा बड़ा कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ? और थोड़ा दूर चल गया। हुआ कि नहीं? बोले कि और बड़ा हो जाए। देखिए इसी पे आ गया। ठीक है, मोड़ रहा है ना। जैसे जैसे इसको बढ़ा रही है धीरे धीरे क्या आ रहा है? मोड़ रहा है। ये एंगल को कहते हैं क्रांतिक कोण। क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल। क्या कहते हैं? क्यों कहे क्रिटिकल एंगल? पता है? क्योंकि जब इस एंगल से प्रकाश का किरण को भेजते हैं तो देखो ये अभिलंब के क्या हो जाता है? लंबवत। परपेंडिकुलर है नहीं लाइन। ये अभिलंब था, ये 90 डिग्री। यहाँ 90 डिग्री बनेगा कि नहीं? नहीं बनेगा। तो वैसा सुनना, वैसा आपतन कोण, इसको आपतन कोण कहते हैं ना। वैसा आपतन कोण जिसके कारण अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण था ना, अभिलंब के क्या हो जाए? लंबवत हो जाए, तब उसको कहते हैं क्रांतिक कोण। क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। डेफिनेशन लिखते हैं, एकदम आसान है। आपतन कोण का वह मान जिससे अपवर्तित किरण अभिलंब के क्या हो जाए? लंबवत हो जाए। लंबवत मतलब समझ में आ रहा है? 90 डिग्री बना दे।
अविलंब ये है ना, यस। इस लाइन पर 90 डिग्री कब बनेगा, जब ऐसे हो, है ना। तो वही लिखे क्रांतिक कोण क्या है, क्रांतिक कोण का परिभाषा क्या है, आपतन कोण का वह मान, क्योंकि ये सब आपतन कोण ही है ना, आपतन कोण का वह मान जिससे अपवर्तित किरण अविलंब के क्या हो जाए, तो उसको कहते हैं क्रांतिक कोण। क्या कहते हैं, आप समझना थोड़ा। अब जैसे ही हम थोड़ा बढ़ा देंगे एंगल, ठीक है, जैसे थोड़ा एंगल हम बढ़ा दिए तो प्रकाश का किरण देखे कि इसी दिशा में लौट गया। इस प्रक्रिया को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मतलब क्या, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो प्रकाश अपने ही माध्यम में वापस लौट आती है और यह प्रक्रिया पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। समझ में नहीं आया? तो हमको सिंपल पता था कि जब सघन से विरल में भेजते हैं तो थोड़ा मुड़ता था ना, अविलंब से दूर होता था। थोड़ा और ज्यादा एंगल भेजे तो इधर मुड़ा, और ज्यादा भेजे तो इसी पे चल गया। तो जो ये एंगल भेजे, ये एंगल क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। इसको सी से लिखते हैं, सी से, क्रिटिकल एंगल इंग्लिश में कहते हैं। थोड़ा समझ में आया? इसका डेफिनेशन लिखते हैं, सुना ध्यान से। बोलो परिभाषा बोलो, तुम्हें लोग क्या लिखना है। पहले देखो माध्यम किसमें किससे है, सघन से विरल में। जब प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजा जाता है और यदि आपतन कोण का मान, आपतन कोण है ना, आपतन कोण का मान किस कोण से, क्रांतिक कोण से ज्यादा हो, तो प्रकाश की किरण अपने ही माध्यम में लौट आती है। दूसरा माध्यम में जाता है नहीं ना। इस प्रक्रिया को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। परावर्तन देखो, परावर्तन हो रहा है ना एक्चुअली। यहाँ पे परावर्तन क्या होता है तुम लोगों को पता है कि जब इससे टकरा के वापस चल जाए, तो यहाँ भी आ रहा है कि नहीं, इसलिए परावर्तन है। सुना ध्यान से। अब बोले कि बताओ कंडीशन, कि क्या क्या कंडीशन होगा। कंडीशन मतलब क्या कहते हैं हिंदी में इसको, स्थिति। सबसे पहला प्रकाश सघन से विरल में जाना चाहिए। प्रकाश सघन से विरल में जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ, इतना नहीं पूछेगा कि क्या स्थिति होगा, क्या कंडीशन होगा कि जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए। बस यही 2 लाइन लिख देना, आंसर हो गया। अब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का परिभाषा लिखो, वहां है। क्रांतिक कोण का परिभाषा लिखो, यहाँ है। फिगर इसका बताओ, यहाँ। नहीं आया समझ में? बहुत ही आसान टॉपिक है, सुनना फिर से।
पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? एक्चुअली यही इंद्रधनुष में होता है। इंद्रधनुष में ड्रॉपलेट्स होता है, ऊपर में क्या होता है, पानी की इस तरह गोल गोल बूंदे होती है, और इस बूंदे में क्या होता है, प्रकाश किरण गया टकरा के वापस आता है, ठीक है, तब उसका हमको पूरा कलर दिखता है। अच्छा ये बताओ, सूर्य भगवान इधर है, ठीक है, इस साइड है, इधर इस साइड, तो इंद्रधनुष किधर बना, इधर बना, इधर बनेगा, इधर बनेगा ना, क्यों बनेगा बताएंगे, पहले इसको उतारो। इसमें समझ में आया कि नहीं? किसी को दिक्कत है तो बोलो, ऐसा नहीं कि मुक रहो, मुक बैठा रहे चुपचाप, और कुछ समझ में आया बता। अपवर्तनांक जो होता है वो प्रकाश की चाल, सुनना ध्यान से, हल्ला नहीं करना, प्रकाश की चाल निर्वात में या वायु में भी कर सकता है, ठीक है, आयता रखना निर्वात में, ठीक है, बटे प्रकाश की चाल माध्यम, ठीक है। मतलब है तुमको प्रकाश का चाल निर्वात, निर्वात सुना ना, निर्वात मतलब जहाँ हवा ना हो, और जहाँ हवा हो वो भी एक ही इसमें मानेंगे, ठीक है, उससे ज्यादा प्रकाश के चाल पे प्रभाव नहीं पड़ता है। इन माध्यम मतलब पानी हो गया, कांच हो गया, हीरा हो गया, कुछ भी हो गया, ये सब माध्यम है, ठीक है। तो दोनों के अनुपात को ही क्या कहते हैं, अपवर्तन, क्या कहते हैं। तो परिभाषा लिखेंगे तो प्रकाश की चाल निर्वात में तथा प्रकाश की चाल माध्यम में के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, कहते, सुनना, गप नहीं करना। अपवर्तनांक जो होता है ना, अपवर्तनांक को म्यू से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, म्यू से लिखा था, इस तरह म्यू करते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं म्यू, क्या कहते हैं, म्यू, म्याऊ म्याऊ नहीं करना, अपवर्तनांक को म्यू से लिखा जाता है, सूचित किया जाता है। क्या बोला, म्यू ही है, कोई पूरा नाम नहीं, उसका डिनोटेशन है, समझा। जिस तरह इसको ये है ना, ये था लेमडा, ये क्या था, ये भी एक म्यू बताया था। 9 में इसको माइक्रोमीटर पढ़े थे इस लोग। हाँ, वहाँ पे यूनिट को मापते हैं ना, माइक्रोमीटर लिखते हैं, यहाँ पे म्यू ही है, ठीक है, डिनोशन। हाँ ठीक, तो म्यू से लिखते हैं, यहाँ पे माइक्रोमीटर नहीं पढ़ना, ठीक है, यहाँ पे माइक्रोमीटर नहीं है, म्यू डिनोशन है। सुना ध्यान से, जिस तरह हम पानी का अपवर्तनांक यदि ले, पानी का अपवर्तनांक 1.33, सुनना, पानी का अपवर्तनांक कितना, 1.33, यह कितना है, हीरा का होता है 2.4, ठीक है। अच्छा 1.3 या कुछ भी हो, एक के लगभग हो, उससे लेना देना नहीं है, लेकिन समझें कि आखिर इसका कहने मतलब क्या हुआ। हीरा का अपवर्तनांक 2.4 यदि कोई बोलता है तो व्हाट डू यू मीन बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.4, एक्सप्लेन। क्वेश्चन आ गया सीबीएसई में, झारखंड बोर्ड में, किसी में, क्या समझते हो हीरा का अपवर्तनांक 2.4, कोई सोच के बताओ क्या समझता है हीरा का अपवर्तनांक 2.4 मतलब। किसी का अपवर्तनांक 2, 3, 4, तो तुम क्या समझते हो इससे, क्या अपवर्तनांक क्या है, क्या समझते हो, बोलो। अभी तुरंत लिखा है, देखो इससे कोरिलेट करने की कोशिश करो, समझ में आ जाएगा खुद।
चलो देखो हम बताते हैं, सुना ध्यान से। यदि ये कॉन्सेप्ट रहा तो कभी भी अपवर्तनांक वर्ड तुमको प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या बोले? प्रकाश की चाल अपवर्तनांक बराबर प्रकाश की चाल कहाँ? निर्वात बटे प्रकाश की चाल तो माध्यम यहाँ क्या है? हीरा ले रहे हैं, तो प्रकाश की चाल हीरा में, किसमें? हीरा में। अपवर्तनांक कितना है? अपवर्तनांक हीरा का 2.4, तो 2.4 लिखिए। प्रकाश की चाल निर्वात में है नहीं, बटे प्रकाश की चाल हीरा में, इसमें कोना कोनी गुना होगा? नहीं होगा, समझना कॉन्सेप्ट। प्रकाश की चाल हीरा में इक्वल टू प्रकाश की चाल निर्वात, इसी को समझना है। ये स्टेटमेंट ही समझ गया तो समझ में आ जाए किसी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा। ये बोलता है कि प्रकाश की चाल निर्वात में, सुनना, हीरा का अपवर्तनांक 2.4, इसका मतलब हुआ कि प्रकाश का चाल जो हीरा में होगा ना और प्रकाश का चाल निर्वात में होगा, तो प्रकाश का चाल निर्वात में जो होगा हीरा का 2.4 गुना होगा। कितना होगा? 2.4। मतलब यदि हीरा में चाल यदि 100, तब निर्वात में चाल कितना हो गया? 100 से गुना कर दो, क्या 240। समझ में आया? अपवर्तनांक बताता है कि किसका चाल किससे कितना ज्यादा है। मेनली ये निर्वात और किसी माध्यम के बारे में बताता है। यदि पानी का अपवर्तनांक 1.33, इसका मतलब हुआ कि प्रकाश की चाल जो निर्वात में होगा वो पानी के चाल का 1.33 गुना ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? इतना ज्यादा होगा ना। जिस तरह इसमें 100 हुआ, इसमें 240 हो गया। तो किसी भी प्रकाश चाल हीरा में, इसका मतलब हुआ कि प्रकाश का चाल जो निर्वात में होगा वो हीरा का 2.4 गुना होगा। समझ में आया? एग्जाम में आ गया कि बताओ कि क्या समझते हो, हीरा का अपवर्तनांक 2.4 या हीरा का अपवर्तनांक 2.4 से आप क्या समझते हैं? तो लिखेंगे हीरा का अपवर्तनांक 2.4 से हम यह समझते हैं कि प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होगी? हीरे की चाल का 2.4 गुना होगी। ठीक है, कोई दिक्कत? द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 2.4 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। 2.4 टाइम्स ग्रेटर होगा, 2.4 टाइम्स होगा। कोई दिक्कत किसी का भी हो? अब मान लो क्वेश्चन है एक, सुना, इसी में क्वेश्चन देते हैं कि कोई माध्यम है, ठीक है, कोई माध्यम है, किसी माध्यम में, सुनना, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 गुना 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड है। तो माध्यम का अपवर्तनांक निकालें। माध्यम का क्या निकाले? अपवर्तनांक निकालें। एकदम आसान क्वेश्चन है कि क्या निकालना हमको? अपवर्तनांक। तो फॉर्मूला क्या होता है? म्यू बराबर, देखो म्यू बराबर अपवर्तनांक म्यू होता है ना, म्यू से तो म्यू बराबर क्या हो गया? प्रकाश की चाल निर्वात में और प्रकाश की चाल माध्यम में। लिख देंगे प्रकाश की चाल निर्वात में बटे प्रकाश की चाल माध्यम। कोई दिक्कत? निर्वात में पता है हमको हमेशा कितना होता है? 3 गुना 10⁸ यही ना होता है। प्रकाश का चाल निर्वात में हमेशा फिक्स है, वो कभी बदलता नहीं है। बटे माध्यम में कितना चाल है? ठीक है, कटेगा ना,
10 आया, 30/2 यानी 15। कोई दिक्कत? किसी भी तरह क्वेश्चन आए बन जाएगा? नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं? तो अपवर्तनांक से हम यही समझते हैं कि प्रकाश का चाल दूसरे माध्यम में या प्रकाश का चाल निर्वात में दूसरे माध्यम का कितना गुना होगा। फिर सुनना, अपवर्तनांक से हम ये समझते हैं कि प्रकाश की चाल निर्वात में किसी दूसरे माध्यम से कितना गुना होगा। यदि अपवर्तनांक 4 है तो 4 गुना होगा, किसमें? निर्वात में। तो हम पूरा पढ़े तो हमको यही समझ में आया कि प्रकाश का चाल ज्यादा किसमें होगा? निर्वात में। ज्यादा किसमें होगा? अब माध्यम अलग अलग होगा तो प्रकाश का चाल कम होगा। ठीक है, अलग अलग होगा। कोई दिक्कत? उतारो इसको। और एक दूसरे को उल्टा रख दिया। कैसा रख दिया? रख दो। कोई दिक्कत? ये प्रिज्म 1 और ये प्रिज्म 2 प्रिज्म। ठीक है। अब जैसे इस प्रिज्म पे प्रकाश किरण डालेंगे तो क्या होगा? ये इसमें क्या होगा? मुड़ेगा क्या? अपने दिशा चल जाएगा? मुड़ेगा ना? क्यों? क्योंकि अलग माध्यम से अलग माध्यम में जाएगा, मुड़ेगा ना। तो ये सीधा नहीं जाएगा, मुड़ गया। क्या हुआ? हो सकता है अपना ये कंपोनेंट कलर में टूट जाएगा ना? टूटेगा ना? कितना रंग होता है? कितना रंग होता है? 7 रंग में टूट जाता है। ठीक है। फिर यदि इसी को, ये 7 रंग है, टूट के निकलेगा, यदि इस पे स्ट्राइक हुआ, ठीक है, दूसरा प्रिज्म पे होगा ना, तो फिर ये इस पे जाएगा। और एक सिंगल रे बन गया। मतलब 2 प्रिज्म को आपस में उल्टा में रख दोगे ना तो क्या हो जाएगा? दोनों प्रकाश, देखो सबसे पहले प्रकाश का क्या होगा? यहाँ पे विक्षेपण होगा ना, विक्षेपित हो जाएगा अपने कलर में, होगा कि नहीं? फिर दूसरा प्रिज्म को रख देंगे तो विक्षेपण जो था सब सारा कलर कंबाइन होकर सिर्फ क्या हो जाएगा? सिंगल कलर हो जाएगा। कोई दिक्कत? यही एक्सपेरिमेंट है, इससे ज्यादा उसने कुछ नहीं बोला था। कंडीशन क्या है कि दोनों प्रिज्म को उल्टा रखना है। कैसा रखना है? तब जाके होगा, नहीं तो नहीं। कोई दिक्कत? ये फिगर को तुमको बुक से बनाना है। ठीक है, यही है, वो है, लेकिन बनाना उसमें हम समझा देने से। सुनो ध्यान से। अब होता है, क्वेश्चन है कि ये 7 कलर में बटा ना, 7 कलर में। समझो थोड़ा इसको डिटेल से। 1 2 3 4 5 5 हुआ ना, 6 हुआ, 7 हुआ। ठीक है, 7 कलर बैंड बनता है ना, बैंड बनता है। बैंड होता है इसको, ये अलग कलर, ये अलग कलर, ये अलग कलर। तो कलर का जब समूह होता है ना, रंगों का समूह, वो कहलाता है बैंड। क्या कहता है? बैंड। इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। ठीक है, आगे 11वीं क्लास में जाएगा तो अच्छे से पड़ेगा। स्पेक्ट्रम बहुत होता है, लाइमन, बामर, पास्चन, अलग अलग होता है। तुमको यहाँ समझना है ये रंग का स्पेक्ट्रम बन जाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन है कि कौन रंग ज्यादा मुड़ता होगा और कौन रंग कम मुड़ता है या नहीं? कौन रंग ज्यादा मुड़ता है और कौन रंग कम मुड़ता है? तो जो वायलेट है, बैंगनी है, वो ज्यादा मुड़ जाएगा, और रेड है वो रेड थोड़ा मुड़ेगा, और वायलेट पूरा। इसी तरह आता है भीव ग्योर, इधर से नीचे चल जाएंगे। वायलेट होता है बैंगनी। कौन होता है? बैंगन का कलर होता है ना, बैंगनी। आई लाल रंग कम मुड़ता है, बैंगनी सबसे। ये सब याद रखना है, एग्जाम में पूछ दे कि लाल रंग, कौन रंग सबसे ज्यादा, कौन रंग सबसे कम। ठीक है। और वो सब तरंग दैर्घ्य पे डिपेंड करता है। उसका अलग अलग चाल क्यों मुड़ता है? मुड़ने का कारण क्या है? चाल अलग अलग होना। क्या होना? कोई ज्यादा स्पीड में चलता है, कोई कम स्पीड में चलता है। हर रंग का वेग अलग अलग होता है। ठीक है।
तो इसमें तुमको यही लिखना है सिर्फ कि न्यूटन का प्रिज्म प्रयोग क्या किया था। न्यूटन ने दो प्रिज्म को लिया और दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में उल्टा तरह से अरेंज किया। जैसे उन्होंने प्रकाश किरण को पहले प्रिज्म से पास किया तो वो 7 कलर में टूट जाता है, हो गया ना, टूट कलर। और वही 7 कलर को जब दूसरे प्रिज्म पे पढ़ाया तो फिर वो एक साथ इकट्ठा होकर फिर क्या बन गया, प्रकाश किरण, व्हाइट रे निकल गया। कोई दिक्कत नहीं ना। इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ कि ये सब क्या कहलाता है, रंग का समूह। रंग का समूह क्या कहलाता है, बैंड या स्पेक्ट्रम कहते हैं इसको, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कि कौन रंग ज्यादा मुड़ता है, कौन रंग कम मुड़ता है। तो लाल कम और बैंगनी ज्यादा, ठीक है। आगे और सुनो, एक होता है वायुमंडलीय अपवर्तन, इसका कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसका इंग्लिश नाम क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सुना क्या होता है, एकदम आसान है। रिफ्रैक्शन मतलब क्या, रिफ्रैक्शन मतलब क्या कि अपवर्तन है। अपवर्तन कब होगा, जब माध्यम में परिवर्तन होगा। क्या होगा, जब माध्यम में अब वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन मतलब वैसा अपवर्तन जो वायुमंडल के कारण हो, उसको कहते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। ध्यान सुनना, वैसा अपवर्तन जो वायुमंडल के कारण हो उसको कहते हैं, लेंस के कारण अलग अपवर्तन होता था ना। आखिर अब वायुमंडलीय अपवर्तन हुआ क्यों, ये समझेंगे। आखिर वायुमंडलीय अपवर्तन हुआ क्यों। वायुमंडल में तो एक ही माध्यम है, लेकिन वहां पे भी जो हवा रहता है दो तरह का रहता है। हवा कितना तरह का रहता है, दो तरह। एक गर्म हवा रहता है और एक ठंडा हवा। एक गर्म हवा और एक ठंडा हवा। इधर गर्मी ज्यादा है तो नीचे में गर्म हवा पाई जाती है और ऊपर में, उसके ऊपर में ठंडा हवा। गर्म हवा में कण दूर दूर रहेगा, हाँ या नहीं। गर्म हवा में कण दूर दूर रहेगा, ठंडा हवा में कण पास पास रहेगा। तो जहाँ पास पास कण हो वो सघन माध्यम, जहाँ दूर दूर कण हो वो विरल माध्यम। पास पास कण डेंसर मीडियम, दूर दूर कण रेयर मीडियम। और उसी माध्यम में परिवर्तन होने के कारण, माध्यम में परिवर्तन होने के कारण प्रकाश की किरण अपवर्तित होती है और उसी कारण तारा टिमटिमाता नजर आता है। टिमटिमाना मतलब क्या हुआ, तारा का टिमटिमाना मतलब टिमटिम टिम करेगा क्या, तो क्या चमकेगा। उस तारा का टिमटिमाना मतलब होता है उसका लाइट का एक बार ज्यादा होना कम होना, ज्यादा होना, इस तरह टिम करेगा, वैसा नहीं होता है, ठीक है। कल उसको समझेंगे कि आखिर क्यों होता है, इतना भी बता